गुड इवनिंग सर। लाओ, कोई होमवर्क था? सिलेबस पता चल गया? सिलेबस कहां तक है? रिडॉक्स में एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास तक है ना, एन फैक्टर दोनों का, रिडॉक्स का और नॉन रिडॉक्स दोनों। आई थिंक तो नहीं है। क्या कह रहे हो? आज क्या हो गए? मतलब सुबह से कोई मिला नहीं कि आदमी ये आ रहा है बकरा लाओ होमवर्क बताओ। रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट आए टॉप 100 में। हाँ, बहुत सारे बहुत सारे। नाम नाम बता देता हूँ मैं। अरे नाम बता देता हूँ। अरे यार, इन्होंने तो 50 तक ही दिए। एक तो यश रोहाटिया है 50। एक ओम अग्रवाल है 43। और भी है, इसका नाम भी ओम है। आदित्य है 80 के करीब है ना। बहुत सारे हैं यार, इसमें 50 तक ही दिया। बेस्ट तो फर्स्ट है ना एलन से। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है बेस्ट रैंक वाले को। हाँ मतलब कोटा का है ही नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ा पता ना ओम अग्रवाल 43 बस लास्ट टाइम शर्म कब आई थी? बस है 43 तू ले आ, तू जहां बोलेगा वहां पार्टी। और इसमें यश जो है ना, सबसे अच्छी बात है वो स्टार बैच में नहीं था 11th में। तो ऐसा नहीं होता, स्टार बैच वाले की रैंक आती 50 रैंक जिसकी है ना, बाकी तो स्टार्स हैं, लेकिन वो नहीं था। टीएनपी 1 में था वो, जैसे तुम्हारा टीएमपी 1 है ना, टीएनपी 1 था, उसमें पढ़ा हुआ है तुम्हारा पड़ोस। एन और एम हो गया ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ना होता है ईमानदारी से और लास्ट तक टिकना होता है। तुमने अगर देखा हो रैंक को, टोटल जितने स्टूडेंट अपियर हुए ना, तो जनरल में आई थिंक 36,000 समथिंग या कुछ तो अपियर हुए हैं जे एडवांस के लिए। उसमें 17,000 सेलेक्ट हो गए हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता जे एडवांस में, क्योंकि बहुत सारे सरेंडर कर देते ना। तो ये जो पढ़ता रहता है ना कंटिन्यूसली, वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं सब। और मैं ये सच बोल रहा हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। रैंक के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम टिके रहे ईमानदारी से, बिना ये दिमाग में ख्याल आए कि मेरा क्या होगा, जैसे कई लोग ना थोड़े बाबा बन जाते हैं है ना, कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक काम करना है, रूटीन फॉलो करना है, जैसे सारे टीचर्स कह रहे हैं, सब पर फेथ करो, जो होमवर्क दे रहे हैं ईमानदारी से करते रहो, कोई टेंशन मत करो, क्योंकि ये कोर्स इतनी बार आगे, मतलब पूरा प्लान ऐसा ना, इतनी बार रिपीट होगा ना कि अपने आप ही तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, अपने आप ही समझ, बस रुकना है, लास्ट तक हिम्मत नहीं हारनी है ना। तो ऐसा कोई स्टिफ कंपटीशन नहीं है, लास्ट तक जितने लोग रुकते हैं ना, रुकने का मतलब समझ गए ना, टिके रहना, वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, टिके रहने का मतलब, जैसे कई लोग देखना अभी तुम्हारे बैच से ही इसी साल हिम्मत हार जाएंगे, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको लगे नहीं हमारे बस की नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। 2 साल का टाइम पीरियड है और इसमें कई बार तुम्हें टाइम मिलेगा, बार बार गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन टिके रहना, टिके रहना मतलब भिड़े रहना। अब ये भिड़े रहने का मतलब
मतलब मैदान नहीं छोड़ना, मैदान बोले अब ये कि मैदान, मैं तो हूँ ही नहीं मैदान, मैं तो क्लासरूम में हूँ मैं तो मैदान में हूँ ही नहीं है ना। तो लगे रहो, पढ़ते रहो, अपने आप ही बार बार पढ़ोगे तो रिपीट इतनी बार होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है आईयूसी हर टेस्ट में आएगा, पीसी भी आगे जितना पढ़ते जाओगे हर टेस्ट में आता जाएगा, तो हर बार पढ़ना है, हर बार पढ़ना है, तो याद होना ही है। तो टिके रहो। और तुम्हें पता है कि परसेंटेज कितना गया है? नहीं, कट ऑफ भाई। तुम टॉपर 96 तो बहुत, ये तो पहला ही हिस्ट्री क्रिएट किया। तुम लोग के ही आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी के स्टूडेंट्स कम से कम वो हैं जो मोबाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर ये को टीचिंग इतनी एलोबरेटिव हो गई है, इतनी डिटेल टीचिंग होती है कि अब कुछ छूटता ही नहीं है, तो मार्क्स तो आते ही हैं। पहले होता था कि इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते थे, अब तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, है ना, तो मार्क्स तो आने ही हैं, सबके आते हैं। और 17% क्या है आई थिंक जनरल का, 17% भी नहीं आएंगे तुम्हारे। मतलब देखना पड़ेगा मुझे, इतना ही गया है। अरे मतलब फेल भी 33%। अरे सब्जेक्टिव है ना भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। सब पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, तो 4 ऑप्शन होते थे, तुमने सवाल किया, कुछ भी आंसर आया, अगर वो 4 से मैच हो गया ना तो तुम खुश हो जाते थे कि हाँ मेरा आंसर मैच कर गया, खुश, आंसर टिक कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसके वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं है, तो तुमने कॉन्सेप्चुअल एरर किया है कि तुमने उसमें कैलकुलेटिव एरर किया है। जैसे तुम्हारा 21.09 आंसर आया, लेकिन आंसर था 2.109। तुमने पूरा सही किया, तुम्हें सवाल भी आता था, लेकिन कैलकुलेशन एरर कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चेक करने का, क्रॉस चेक करने का कि तुमने जो किया है वो सही है गलत है। तो सब्जेक्टिव में एक ये दिक्कत आती है। ऑब्जेक्टिव रहता है तो तुम्हें ऑप्शन में 2.109 कहीं होता ही नहीं, तो तुम्हें समझ में आ जाता कि नहीं कुछ गलत है, वापस से चेक कर लेते। तो सब्जेक्टिव में अब रिलेटिवली जो नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले क्या होता था ऐसे स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो जाते थे जो कहीं प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते थे, स्कूल पढ़ के ही सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब वैसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो परफेक्शन लाना पड़ेगा, है ना, वो स्पीड वो एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे सब्जेक्टिव होता जाएगा तुम्हारे लिए अच्छा होता जाएगा, और पेपर जितना डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए उतना और अच्छा होता जाएगा। क्यों? कंपटीशन कम हो जाएगा, इजी पेपर तो सभी कर लेते हैं ना। अब H2SO4 का पूछ लें तुम्हें इक्विवेलेंट मास बिना रिएक्शन दिए, तो मेरे ख्याल से इंडिया में सारे ही कर लेंगे। लेकिन H2SO4 का स्पेक्टेटर वाला पूछ लेते कि H2SO4 gives Na2SO4 plus SO2, सल्फर चेंज भी नहीं हुआ और चेंज भी हुआ है। अब जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा कि यार H2SO4 मैक्सिमम तो ये करेंगे कि सल्फर +6 था, Na2SO4 तो इग्नोर कर देंगे, सिर्फ SO2 देखेंगे, अच्छा +4 +6 से +4 H2SO4 का इन्फेक्टर कितना ले लेंगे 2। लेकिन सही थोड़ी है, गलत है ना। तो जितना डिफिकल्ट होगा ना, उतना जो पढ़ता है कॉन्सेप्ट्स को याद रखता है उसके लिए आसान होता है। और अगर आसान है तो वो सबके लिए आसान है, डिफिकल्ट है तो जितना डिफिकल्ट होता है उतना तुम्हारे लिए बेटर कंडीशंस है। और मैं तो शुरू से ही मानता हूँ डिफिकल्ट और इजी ये रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर तुम्हें सवाल बन गया तो पेपर तुम्हारे लिए आसान है, और नहीं बना तो डिफिकल्ट है, सीधी सी बात है। यानी तुम्हें चीजें आती हैं तो इजी है, नहीं आती हैं तो डिफिकल्ट है। तो सिर्फ अभी आने पर फोकस करो कि सब्जेक्ट तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट आता है तो सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर अब इस संडे की बात करें, इस संडे में मोल तो आएगा ही, कॉन्सेंट्रेशन इडियोमेट्री का भी सवाल है, तो मोल कॉन्सेप्ट के भी सवाल हैं, इडियोमेट्री के भी हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के भी हैं। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हर टाइप के हैं, कौन कौन से टाइप बताए थे मैंने? एक तो कन्वर्जन भी है, और डाइल्यूशन वाला भी है, डाइल्यूशन वाला भी है कि वो 50 फोल्ड्स कर दिया, 100 फोल्ड्स कर दिया वॉल्यूम। स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी है, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एंड परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो तुम्हें सब पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और एन फैक्टर भी, यानी इक्विवेलेंट मास तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, तो हर कंडीशन के लिए है, उसमें रिएक्शन भी दे रखा है और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो मतलब स्टेप्स दे रखे हैं, रिएक्शन दे रखा है, तो तुम्हें पहले पहचानना है कि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ तक, कोई होमवर्क दिया था क्या?
रेस नंबर 19 एडवांस में भूल गया यार, 6 आए थे। अच्छा, और सबसे अच्छी बात है ना, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आया था। फिजिकल केमिस्ट्री, इनफैक्ट आईओसी का भी कोई सवाल था ना, या ओसी का भी था, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री था। तो फिजिकल केमिस्ट्री, और अच्छी बात है, इजी होता है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है। मतलब ऐसा ऑक्सो एसिड टाइप नहीं है कि भूल गए। अगर एक बार वो दिमाग में चला गया ना कैसे करना है, इसलिए मैं पढ़ाते टाइम ध्यान रखता हूँ तुम सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि कैसे हुआ है ये प्रॉब्लम। अगर वो समझ में आ गया कि कैसे किया है तो तुम सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज समस्याएं तो हर जगह है ना। इंडिया में कौन खुश है? मैं कहाँ खुश हूँ? मित्र माई फ्रेंड मेरा चला गया, तब से उदास हूं मैं। इतना मिस करता हूं मैं जिसकी। हाँ, क्या हो गया उसको? डेंगू हो गया? अरे यार, तुम लोग कह रहे हो बैच चेंज कर लिया। हाँ, आज आया था। रेस नंबर 19 भेज दिया था मैंने ये। उसमें वो ग्रुप में सारे ही हो ना कि कोई मिसिंग है? कौन कौन मिसिंग है? क्यों? अरे, ऐसा भी है क्या? अभी भी बैच चेंज हो रहा है क्या? उन्होंने कर दिया, तेरा मन नहीं था। लो, रेस 19 करेंगे डिस्कस। एक बार पहले मोल समझ लेते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोल को रिवाइज, मोल को कैसे रिवाइज करें, मेरे को तो अभी समझ में होता क्या है। मोल में कुछ है क्या रिवाइज करने के लिए? देखो मोल में, मेरी बात समझो, मोल का सवाल कोई भी आए या इडियोमेट्री का सवाल आए या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है या रिडॉक्स है, पहला जो प्राइम क्वेश्चन होता है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ही होता है। दो ही टाइप के सवाल बन सकते हैं, या तो सिंपल प्रॉब्लम बनेगा या मिक्सचर वाला प्रॉब्लम बनेगा। जो भी प्रॉब्लम लिखा हो, अगर उसने रिएक्शन दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो रिएक्शन लिखना तुम्हें आना चाहिए। जैसे मैंने कुछ रिएक्शंस बताई थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, एल्केन की कंबशन, एल्कीन का कंबशन, एल्काइन का कंबशन। ये कंबशन रिएक्शन यानी रिएक्शन तुम्हें देंगे नहीं, एल्कीन का कंबशन, एल्केन का कंबशन, एल्काइन का कंबशन, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो इससे तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एल्केन का कंबशन रिएक्शन है, तो चाहे तो एक ही इक्वेशन ध्यान रखो, CXHY, और अगर ये एल्केन है तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x+2, या फिर CnH2n+2 से भी इसको ध्यान रख सकते हो। ये एल्केन है, लेकिन फिर यहाँ 3n+1/2 हो जाएगा। O2 गैस gives NCO2 गैस प्लस N+1 H2O। अब H2O भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सवाल पढ़ते टाइम, ये गैस दिया है या फिर लिक्विड दिया है, याद रहेगा ये। तो भैया आंखें ऐसी चौड़ी रखना सवाल पढ़ते टाइम, है ना, ध्यान से फोकस्ड होकर क्वेश्चन को पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सवाल नहीं होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, शादी हो जाएगी तुम्हारी। मतलब ऐसे जिंदगी बर्बाद नहीं होगी कि एक सवाल नहीं हुआ और बिल्कुल, कई लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं कि यार पहला सवाल भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पिताजी के पैसे बर्बाद हो गए। तो ऐसा कोई ख्याल दिमाग में नहीं लाना है। बहुत सारे पेपर देने वाले हो, ये एक छोटा सा पेपर है जो तुम्हें इतने सारे टेंशन देने देंगे ना हम लोग, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है ये। CnH2n 3n/2 O2 गैस, ये होगा NCO2 गैस प्लस NH2O लिक्विड। और अगर CnH2n-2 है 3n-1
बाय 2 O2 गैस NCO2 गैस प्लस N-1 H2O लिक्विड। चेक कर लो एक बार, N कार्बन 2n-2, तो ये 2n-2, n-1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2n ऑक्सीजन और यहाँ n-1, 2n प्लस n 3n, 3n-1, तो ये 3n-1 2 से डिवाइड हुआ तो 3n-1। तो अगर एल्केन है तो 3n प्लस 1/2, एल्कीन है तो 3n/2 और एल्काइन है तो 3n-1/2। ऐसे ही ये तो कंबशन रिएक्शन हो गया। बाकी दूसरा कुछ भी हो, कार्बन हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। हाइड्रोजन हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? H2O में। सल्फर हमेशा SO2, नाइट्रोजन हमेशा N2 में। और कोई रह गया? फास्फोरस P4O10। फ्लोरीन कहां से आ गया? क्लोरीन नहीं होता, AgCl बनता है, वो प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यही होता है। ये तो कंबशन हो गया। अगर डीकंपोजिशन हो गया तो एल्कली मेटल कार्बोनेट, इनका डीकंपोजिशन नहीं होता, इनको हीट करने पर कुछ नहीं होता। लेकिन एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट, इसको हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। यानी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। बाइकार्बोनेट अगर होंगे तो एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में चेंज होंगे और एल्कली अर्थ मेटल किसमें? मेटल ऑक्साइड में हो जाएंगे। पहले कार्बोनेट बनाएंगे लेकिन कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगर ओपन कंटेनर है तो हीट करते जा रहे हो तो H2O क्या होगा? वेपराइज, वो लॉस्ट मास का केस बन जाएगा। तो लॉस्ट मास भी ध्यान रखना। लॉस्ट मास कैसे आएगा? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें लॉस्ट मास कौन सा? CO2 गैस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में CO2 गैस और H2O गैस। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें कोई दिया M.2H2O सॉलिड, तो यहां लॉस्ट मास किसकी वजह से? ये H2O की वजह से। M सॉलिड और ये H2O वाटर, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ वाटर है ना, तो जो भी लॉस्ट मास होगा किसकी वजह से? ये जो क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ वाटर है उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल करने के लिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस पर कमांड होना चाहिए। वो केमिकल रिएक्शन लिख लोगे एक बार, ठीक है। फिर जो टाइप है, वो जो सबसे ज्यादा दुखी करेगा वो लॉस्ट मास वाला होगा। मतलब फिर वो टाइप है, उसको सवाल को क्या के ले जा सकते हो। मतलब अगर तुमने कोई केमिकल रिएक्शन लिख दिया, तो इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से सवाल पूछ सकता है? वो लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है रिएक्टेंट साइड, परसेंट प्योरिटी हो सकता है रिएक्टेंट साइड, परसेंट प्योरिटी दे सकता है, प्रोडक्ट साइड लॉस्ट मास हो सकता है, या परसेंटेज यील्ड हो सकता है। ठीक है, तो लॉस्ट मास वाले पे ध्यान देना। लॉस्ट मास किसकी वजह से? गैसियस स्पीशीज की वजह से। और सिंपल यूनिटरी मेथड है, गिनती है, जो मोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारा का सारा करना है। इधर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा भी आ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केमिकल रिएक्शन में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम एवरेज का, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल मान लो दिया तुम्हें PCl5 गैस, ये कन्वर्ट हुआ PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसका मोलर मास है 208.5, इसका मोलर मास है नहीं पता, इसका मोलर मास है 71, ये 106.5 प्लस 31 137.5। ठीक है, एम एवरेज क्या होता है? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व होता है। तो केमिकल रिएक्शन में एम एवरेज कैसे निकलवाते हैं? या तो ये पूछेंगे कि बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है तो एम एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बताओ क्या होगा? अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो एम एवरेज घटेगा। क्यों घटेगा? मोल्स बढ़ेंगे, मास तो कंजर्व रहता है। अब उसने कहा कि भैया ये इनिशियल जो भी है, जब इसका 40% डिसोसिएशन हो जाए 0.4, उस टाइम एम एवरेज कितना?
तो एम एवरेज कैलकुलेशन इनिशियल मोल्स पर डिपेंड नहीं करता, तो इसके कितने मोल लेने चाहिए? 1 लेना चाहिए, कितने भी ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क। ये 1 मोल 40%। 1 लेने का फायदा ये है कि अगर उसने 40% बोला तो 1 का 40% कितना हो जाता है? 0.4। तो ये 0.4 बना, ये 0.4 बना, तो एम एवरेज क्या होगा? टोटल मोल्स 0.6, 0.4, 0.4, और टोटल मास को क्या 0.6 इंटू दिस करें या 1 मोल से ही निकाल लें? मास कंजर्व रहता है, तो 1 इंटू 208.5, यहां से क्या आ जाएगा? एम एवरेज। यहां पर एक सवाल और बन सकता है, इसी क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछ सकता है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा? पी एम एवरेज अपॉन आर टी, पी एम इक्वल टू डी आर टी होता है ना। तो ये जब गैस मिक्सचर देगा तो जिस प्रेशर पर है वो प्रेशर देगा, जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर देगा। प्रेशर टेम्परेचर डिफाइंड होंगे, प्रेशर टेम्परेचर डिफाइंड होंगे। तो प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है तो मैं एम एवरेज ऐसे ही निकालना है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो डी मिक्सचर कैसे आएगा? पी एम एवरेज अपॉन आर टी। तो अब जो है आर्टिकल को पिक करना सीखो कि सवाल अगर फ्रेम करेगा, फ्रेमर कैसे फ्रेम करेगा। तो फ्रेम कैसे करेगा? एक तो वाई मैप वाला कर सकता है कि मास दे दिया, मोल एटम, वो वाला एक हो गया अपने पास, या लिमिटिंग रिएजेंट एक आर्टिकल है, या एम एवरेज एक आर्टिकल है। और एम एवरेज मैंने शुरू से कहा काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एम एवरेज हमेशा पूछेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अगर मतलब अब आगे के टॉपिक होते जाएंगे ना तो पीछे के टॉपिक के क्वेश्चंस कम होंगे। तो कम होने पर फ्रेमर के दिमाग में क्या चमकेगा? वो चमकेगा ये एम एवरेज, वो चमकेगा क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। इस टाइप से चमकेगा क्या? डाइल्यूशन या कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कैसे उसको कन्वर्ट करें कि अगर हमें मोलालिटी दे रखा है तो बाकी के पैरामीटर। और जब भी कन्वर्जन की बात हो ना, हमेशा कैसा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, ये हमेशा सही है जो मैंने तुम्हें बताया 4 चीजें: मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 4 हमेशा किसी भी कंडीशन पर इन 4 चीजों पर ही फोकस करोगे ना, और यही पूछेंगे, जो ए बी सी डी ऑप्शन होंगे ना उसमें यही पूछेंगे। तो इन्हीं पर फोकस करोगे तो हमेशा तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा, कभी भी गलत नहीं रहेगा, कभी भी गलत नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस वापस से करने हैं अपने को, है ना। तो अभी तुम्हारे पास लोड है कुछ काहे का? होमवर्क है कोई? तो अगर टाइम बचे तो तुम्हें क्या करना है? S1 और O1 फिर से करना है। हाँ जी, S1 तो कर ही सकते हो ना, है ना। और जिसको लगता है कि S1 उसका एकदम ग्रिप में है, ढंग से कर चुका है, तो चाहे तो रेस कर सकते हैं। मतलब जिसमें भी लग रहा है कि वो ढंग से नहीं हुआ है, और सिर्फ देख कर नहीं, भले एक बार कर चुके हैं लेकिन अब, क्योंकि अब तुम्हें क्या करना है? एक्यूरेसी, स्पीड, सब पर ध्यान देना है। तो ये वो सवाल है जो तुम एक बार कर चुके हो, तो अगली बार तो सही होने चाहिए ना, क्योंकि अब हमें इंटीजर फिल करने हैं ना सारे। मैं S1 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें इंटीजर टाइप है, उसमें तुम्हें ऑप्शन नहीं पता है। तो जो आंसर निकालोगे तो वो सारे एक साथ कर लो, आंसर लिख लो अपनी कॉपी में, और बाद में उसको टैली करो कि तुम्हें आता था, ये तुमने पहले किया हुआ था, उसके बाद कितने सही हैं कितने गलत है। क्योंकि इस 2 सालों में तुम्हें इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ना कि जो जेई में सवाल आएंगे वो वैसे ही होंगे जो यहाँ होते हैं। तो जब कर ही चुके हो उस टाइप का तो सही होना चाहिए। तो अब गलतियां दूसरी तरफ से सही करनी है। ये हो गया हमारा डी मिक्सचर। और क्या था इसमें? इडियोमेट्री सिंपल, वही बस वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालोगे? फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल माइनस फाइनल, और सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। अब गैसेस कौन सी हो सकती है? CO2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ओजोन हो सकता है। तो रिएजेंट्स याद रखने हैं, है ना, रिएजेंट्स याद रखने। कन्वर्जन में कोई दिक्कत? शुरू से ही पूछ रहा हूँ बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। एन फैक्टर में कोई दिक्कत? हाँ बोल। स्पेक्टेटर स्पीशीज मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, यानी उसने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया। और एन फैक्टर का हमारा फिलॉसफी किस पर काम करता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, यानी टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज। तो जब स्पेक्टेटर ने चेंज नहीं किया तो हम उसका एन फैक्टर कैसे निकालें? तो एक्चुअली ये जो एन फैक्टर का डेफिनेशन है वो किसी एक स्पीशीज के लिए नहीं है,
वो पूरे रिएक्शन के लिए है, पूरे रिएक्शन के लिए। उस रिएक्शन में जितने भी स्पीशीज हैं उन्होंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, वो रिएक्शन होने के लिए, वो रिएक्शन होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया बाय 1 मोल ऑफ दैट स्पीशीज। ये एन फैक्टर का डेफिनेशन होता है। एन फैक्टर कोई टोटल लॉस या टोटल गेन ऐसे नहीं होता। वो पूरा जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, उस रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए गए, वही इलेक्ट्रॉन जो लेंगे देंगे बराबर ही रहेंगे। तो स्पेक्टेटर भी उसमें आ गया। तो इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। उसको पता करने के बाद उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका एन फैक्टर आ जाएगा। या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी कर सकते हो, ये बताया मैंने। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कैसे कर सकते हो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करने के लिए जैसे तुमने बैलेंस तो करना ही है। जैसे तुम्हारे पास एक इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 Mn प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 10 CO2 हो जाएगा, 20 हो गया ना, 20, और ये 8 H2O हो जाएगा, और ये 16 H प्लस हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। 10 इलेक्ट्रॉन दिखे, +7 से +2 5, और ऐसे 2 मोल है, 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। अब ये स्पेक्टेटर है H प्लस, ये H2O स्पेक्टेटर है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसका कैसे निकालें भाई? तो हमने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ना, तो इसका एन फैक्टर हो गया 10/16। एक तरीका तो ये है, या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। कैसे? किसी एक का एन फैक्टर जिसको जानते हो उसका बताओ। किसका पता है तुम्हें एन फैक्टर? इसका कितना है? 5, ठीक है। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या सजेस्ट करते हैं? मोल्स का रेशो ना, यानी इसके 2 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 16 मोल से रिएक्ट करेंगे, और बनेगा कितना? इसका 2 मोल, इसका 10 मोल, इसका 8 मोल। ये है मोल और ये है एन फैक्टर। मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो इसके 10 इक्विवेलेंट अगर हैं तो इसके भी कितने होंगे? तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? अगर 10 इक्विवेलेंट है तो इसके भी 10 इक्विवेलेंट रहेंगे, इसके 10, तो कितना आएगा? इसके भी 10 इक्विवेलेंट, इसके भी 10 इक्विवेलेंट, इसके भी 10 इक्विवेलेंट। समझ में आया ना? तो बैलेंस करके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी लगा सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि रिएक्शन हमेशा इक्वल इक्विवेलेंस में होती है, और हम बैलेंस करके मोलर रेशियो यानी मोल्स का रेशियो ऑब्टेन करते हैं। मोल्स का रेशियो यानी 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस 5 मोल ऑफ C2O4 माइनस 2 से रिएक्ट करेगा। अगर MnO4 माइनस का एन फैक्टर 5 है तो 5 × 2 कितना हो गया? 10 इक्विवेलेंट। तो सभी का क्या होगा? 10 इक्विवेलेंट ही होगा। तो बैलेंस तो करना ही है, चाहे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से निकालो स्पेक्टेटर स्पीशीज का एन फैक्टर, चाहे बैलेंस करके फाइंड आउट करो, ठीक है। क्या डिसप्रपोर्शनेशन में एक कंपाउंड नहीं, एक ही एलिमेंट, जैसे Cl2 एक ही एलिमेंट, Cl2 एलिमेंट है, ये तो पता नहीं, एटम नहीं बोला मैंने, एलिमेंट वर्ड यूज किया है। एलिमेंट, Cl2 एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट Cl माइनस और ClO3 माइनस है, तो Cl2 ही रिड्यूस भी हुआ और Cl2 ही ऑक्सीडाइज भी हुआ। Cl2 नॉट Cl। कई स्टूडेंट इसको ऐसे सोचते हैं कि सर ने एलिमेंट बोला तो Cl होगा, नहीं, Cl नहीं, Cl2। Cl2 ही रिड्यूस हुआ और Cl2 ही ऑक्सीडाइज हुआ, एलिमेंट वर्ड यूज किया है ना। तो जब Cl2 ही रिड्यूस हुआ तो यहाँ कितने Cl हैं? 2। एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 Cl ने कितना? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये इंट्रामोलिकुलर क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में कोई Cl इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर रहे। Cl2 एज अ स्पीशीज, एज अ होल, उसने कंप्लीट ने इलेक्ट्रॉन लिया, Cl2 मॉलिक्यूल ने, और किसी दूसरे Cl2 ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने दिया और इसने लिया। तो 2 डिफरेंट Cl2 हैं, 2 डिफरेंट Cl2। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा? एक ही कंपाउंड, जैसे ClO3 माइनस, Cl ने दिया और ऑक्सीजन ने ले लिया, या ऑक्सीजन ने दिया Cl ने ले लिया, ये इंट्रामोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर मतलब 2 सेपरेट, तो Cl2 सेपरेट, Cl2 सेपरेट। तो इसको जब सॉल्व भी करते हैं ना तो 6 Cl2 आता है प्लस 10 OH माइनस, ऐसे करके बैलेंस होता है। 10 Cl माइनस प्लस 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O,
फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यही करते हैं ना इसमें, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो इसका एन फैक्टर होता है कितना 10/6 यानी 5/3। यानी यहां पर जो 6Cl2 है ना, उसमें 5Cl2 तो ये 5Cl2 है, तो 5Cl2 तो Cl माइनस में कन्वर्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और केवल इकलौता Cl2 क्या होगा, ClO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से देखो 0 से +5, तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, दूसरा Cl। एक Cl2 दो ही गेन कर पा रहा है, तो कितने Cl2 चाहिए 5, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 6Cl2। हम्म मतलब कौन सा प्रोडक्ट ऑफ मासेस जोड़ तो लिया टोटल मोल्स में। अरे मास तो कंजर्व कैसे जोड़ना, फिर 0.6 इंटू ऐसे कर, वही आएगा। ये तो पता है ना मास कंजर्व होता है, वैसे ही करते हैं। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ गया पीएम एवरेज, और वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी पूछ सकता है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर किसके लिए डिफाइन होता है, केवल गैस के लिए, क्या होता है m_2, ये होता है m_2। तो वेपर डेंसिटी वर्ड किसके लिए डिफाइन होता है, केवल गैस मिक्सचर के लिए, केवल गैस मिक्सचर के लिए। कन्वर्जन कर ही लोगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 11.35 इंटू मोलैरिटी। जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ करोगे ना तो सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है तो फटाक से मोलैरिटी निकाल लेना, यानी जो सवाल होंगे सारे मोलैरिटी से रिलेटेड होंगे। तो कन्वर्जन भी हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन में रख भी सकते हो, क्योंकि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स। और अगर उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है, दैट मीन्स मोलैरिटी निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो कितने भी लीटर सॉल्यूशन हो सकता है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है। परसेंटेज, हाँ। या N1 N2 से करो ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिंपल है। प्रोडक्ट वाला तो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा ना। हाँ हाँ जी। बैलेंस करके करेंगे हमेशा। हाँ, नहीं नहीं कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं। बैलेंसिंग की जरूरत तभी है जब एक एलिमेंट जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तभी, इसके अलावा कभी नहीं। तभी करना पड़ेगा ना, अगर एक में ही जा रहा है तो मल्टीप्लाई हम मान ही रहे हैं सारा उसी में गया, पीओएसी लगा के कर लो। जैसे अगर मान लो, अब जैसे Cl2 Cl माइनस और ClO3 माइनस में गया, तो मैं यहाँ पीओएसी कभी नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर I2 मुझे पता है I माइनस में गया, और मुझे इसके मोल्स पता है, सपोज करो ये x मोल है, तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊंगा इसके एन फैक्टर निकालने के लिए, सीधे सीधे ये 2x मोल नहीं हो जाएगा क्या। मुझे इसकी हेल्प से अगर इसके मोल निकालने तो वैसे ही निकल जाएंगे। पीओएसी लगाओ ना, नहीं आया समझ में, सिंपल सा है। हाँ जी। क्या, हाँ रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है। कुछ भी नहीं बताया भाई मैंने। मैंने कहा कि अगर लॉस्ट मास है तो जो भी हाइड्रेटेड वाटर है, ठीक है, वो किसमें, वो वेपराइज हो जाएगा सारा, वो सॉलिड बचेगा सिर्फ। क्या, तुम लोगों ने नजर लगा दी नालायक को। मास्क तो लगाऊं मैं, मास्क ही नहीं लाया ना आज। अब एक
वो देखो क्या लिख रखा पूरा लाइन से। सर हाउ टू डिटरमिन एन फैक्टर इन नॉन रिडॉक्स। सर हाउ टू डिटरमिन एन फैक्टर इन नॉन रिडॉक्स। अरे हाँ भाई, एलन के ही है एआर वन। गजब डाउट है यार। अरे कोर्स पढ़ा करो नालायकों, ये तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम टॉपर बने तो। टॉपर बनने में क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट को लालच होता है। फिट जी के ऐड में देखना इंटेंसिव क्लासरूम प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंटेंसिव का मतलब होता है, अगर मान लो कोई जान पहचान वाला है, उन्होंने बुलाया वहां पे, उन्होंने कहा और बेटा कैसे हो, और तुम्हारा नाम लिख लिया और नंबर लिख लिया तो हो गए। यहाँ तो और खतरनाक है, अगर उन्होंने बुकलेट दे दी, बेटा ये ले जाओ, तुम तो खुशी खुशी ले लोगे, हाँ पढ़ने के लिए कुछ दे रहे हैं, तो ये होगा अभी बहुत। तुम्हें टॉपर बनना पड़ेगा इसके लिए। वो भी होता है, वो रैंक 1। वो भी होता है भैया, पढ़ाते हैं ना, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ना कहीं भी पढ़ो, ढंग से पढ़ो, इस लालच में मत पढ़ो कि मैं नौकरी से नहीं कमाऊंगा, यहीं से कमा लूंगा। लाओ पढ़ाई करेंगे हम। लाओ रेस दे दो, फिर रेस के आंसर पता है, लाओ रेस दे दो। ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे ना, उससे भी कर लोगे। रेस नंबर 19 निकाल लिया। रेस नंबर 19। अच्छा है भाई, इसी टाइप के सवाल तो हैं पेपर में भी, तो अच्छा है ना, रेस 19 करो। इक्विवेलेंट मास के तो है ये भी। रेस 19 का पहला हो गया, सच बोलना है अपने को ना। दूसरा, दूसरा देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। जब भी हम लॉ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मत बैलेंस करो। अब क्या दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 and N2 are x1 and x2, their equivalent weight are y1 and y2। इसका इक्विवेलेंट वेट है y1, नहीं NH3 का है, इसका इक्विवेलेंट वेट है y1, और N2 का इक्विवेलेंट वेट है y2। इसका मॉलिक्यूलर वेट है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट है x2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है x1। रिएक्शन हमेशा किस में होती है, इक्वल इक्विवेलेंट में, ठीक है। ये मोलर मास है और ये इक्विवेलेंट मास है, पक्का। N2 से NH3, इसका एन फैक्टर निकाल सकते हो क्या, कितना आएगा, इसका एन फैक्टर 6, और इसका एन फैक्टर कैसे करेंगे बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ N2 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ NH3। इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल क्या होता है, क्या करूं तुमसे ही तो पूछ रहा, तुम ही करा रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तुमने ऑप्शन से दिमाग लगाया ना ये। अरे नहीं यार, मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट हूँ, किसी ने कदर ही नहीं करी ना। हाँ हाँ मत, ओ सॉरी यार, सॉरी, मेरे मेरे मिस्टेक, मैंने पढ़ा ही नहीं। y1 माइनस y2 पूछ रहा है, y1 माइनस y2 पूछ रहा है।
अब बता क्या करना है। इसका एन फैक्टर चाहिए, तो एन फैक्टर इसका 6, इसका एन फैक्टर। अब क्या करूं? अरे बोलने दो ना। नहीं अच्छी बात है, बोला करो भाई। अरे बोल, आगे बोल। y1 लिखूं अब? y1 लिखूं x1/3। अच्छा, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, बिल्कुल सही। और y2 क्या लिखूं? y2 इक्विवेलेंट मास x2/6। अब क्या करूं? अच्छा, y1 माइनस y2 पूछा है, कितना आएगा? x1/3 माइनस, बस और कुछ? आ गया आंसर? ऐसे सारे बताओ, अब इसको याद रहेगा, ये अच्छी चीज है, बोला करो। और ठीक है, बोलने दो ना, क्या दिक्कत है, तुम भी बोलो। क्वेश्चन नंबर 3। अब तू रुक जा। डाउट है कि पूछ रहे हो? वह नालायक हो। मुझे लग रहा है वो बता रहा है। तीसरा देखो, 4 mole Cl2 molecules undergo a loss and gain of 6 mole of electron to form two oxidation state of Cl in auto redox। auto redox मतलब disproportionation। Cl2 है, Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ? अरे वही निकालना है दादा, ठीक है, यही किया। अब इसने कहा 4 मोल Cl2 है and molecule undergo a loss and gain of 6 mole of electron। यानी Cl2 से जब ClX बना और इससे Cl माइनस वाई बना, और इसने कहा 4 मोल ऑफ Cl2 है। अच्छा, 4 मोल ऑफ Cl2 कितना उसने गेन, और वो तो इक्वली होगा ना, 6 मोल। यानी इसका एन फैक्टर कितना होगा Cl2 का? 6/4, 6 मोल एक्सचेंज बाय 4, यानी कितना? 6/4 ही रहने दो, या 3/2, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे लिख लो। अब एन फैक्टर पता है तुम्हें क्या होता है? n1 n2 अपॉन n1 + n2, ठीक है। अब 4 मोल ऑफ Cl2 है और तुम्हारे पास 3/2 है इसका एन फैक्टर। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक ही इंफॉर्मेशन है और दो अननोन है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग तेज तो हो यार। देखो अब इसने, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ कुछ तेज है। क्या नाम है? नंदिनी, बढ़िया। Cl2 इसने कहा, देखो Cl+x, बिल्कुल सही बोला। Cl2 से Cl+x और Cl2 से Cl-y। अच्छा, उसने भी यही बोला था, मतलब दूर है ना, दूर। अब ये 2 है, यहां से 0। अरे मेरी बात सुन लो अब, ठीक है। इसका n1 कितना आएगा? 0 से +x, तो 2, ये 2x हो जाएगा इसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 माइनस का प्लस, गधेड़ो, 2y होगा। तो एन फैक्टर कितना? तो 2x 2y, 2x + 2y किसके बराबर? 3/2। यहां से x और y में कुछ आ जाएगा? सॉल्व करके देखो, फिर ऑप्शन मैच कर लो। अरे ठीक है ना, अरे सभी यही कह रहे हैं। अरे मैं सही बताऊं ना, तो ये डिस्कशन के लायक सवाल ही नहीं है, ये तुम्हें सब कर लेने चाहिए थे, तो फिर भी मुझसे करवाए जा रहे हो।
लड़का कह बात सही रहा है। अरे आज क्या पढ़ाई नहीं करनी क्या अपने को, है ना, सेलिब्रेशन डे आज। वो सही कह रहा है। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार सर आप बड़े मूर्खता वाले सवाल कर रहे हो यार, मत करो, या करो तो बेसिक पर चले जाओ। उसने कहा कि सर एन फैक्टर कैसे निकाला था आपने, डिसप्रपोर्शनेशन का निकाला था बैलेंस करके, पूरा का पूरा बैलेंस करके। तो उसने कहा ये कौन से तरीके से N1 N2 निकाल रहे हो, बकवास, ऑल रबिश। उसने कहा कि सर ये बैलेंस करो, 2Cl 2Cl 2x, तो यहाँ 2x इलेक्ट्रॉन, यही कह रहा है ना। फिर ये कह रहा है 2 और इधर 2y इलेक्ट्रॉन, इधर 2x, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, y से, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, x से। तो YCl2 gives 2YCl plus x, 2xy इलेक्ट्रॉन, ये XCl2 2xy इलेक्ट्रॉन, 2xCl माइनस y। वो कह रहा है कितना आसान है, देखो आपको 4 मोल Cl2 दिया ना, तो दोनों को जोड़ के दिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई पता चल गया, 2y Cl प्लस x प्लस 2x Cl माइनस y। उसने कहा आपको 4 मोल दिया ना, तो x प्लस वाई पता चल गया कितना है, 4। और आपको कितने एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन दिया, 6, तो कितना है 2xy, 2xy कितना है, तो xy कितना है, यहां से रखा x प्लस x बाय 3, तो 4x बाय 3, तो x इक्वल टू कितना 3, तो y आ जाएगा। ऐसे बोला ना, बहुत बढ़िया, तुमने भी यही बोला था शायद। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अरे 3/x ही तो लिखा है यार। कितना आसान है मेरे लिए, सॉल्व करना, ये आगे भी मैं ही करूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैसे निकाला एन फैक्टर, दो तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन से भी हो जाएगा, ये तो मैंने कॉपी में भी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 6 7 8 9 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अरे बातें मत करो यार, एक तो एसी क्यों बंद कर देते हो तुम लोग, वो दरवाजा खोल दे यार, कोई बात नहीं, खोल देना दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 25 ml एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तुम्हारे पास K2Cr2O7 सॉल्यूशन है, सपोज करो ये A मोलर है और ये 25 ml है, ठीक है, 25 ml is diluted to 200 ml. The solution is diluted to 200 ml, यानी हमारे पास अब वॉल्यूम हो गया 200 ml। जैसे ही लेकिन डाइल्यूट करेंगे, इस K2Cr2O7 सॉल्यूशन का मोलैरिटी वही रहेगा, चेंज होगा, कितना हो जाएगा, A/8, A/8 ही होगा ना, क्यों होगा A/8, 8 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा 1/8। इसमें किसी को समस्या, बहुत बढ़िया। अब इसने कहा 40 ml ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसमें से कितना लिया, ओनली 40 ml ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन, ओनली 40 ml ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन। यानी हमने K2Cr2O7, इसको एलिकोड बोलते हैं, स्मॉल सैंपल लेते हैं तो K2Cr2O7 सॉल्यूशन है, हमने लिया 40 ml, मोलैरिटी कितना रहेगा, A/8 ही रहेगा। अब इसका रिएक्शन किसके साथ किया, Ki के साथ, तो K2Cr2O7 सॉल्यूशन
इसका रिएक्शन KI के साथ किया, KI -1 Cr+6, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा तो कितना होगा, I2 में कन्वर्ट होगा। इसने नॉर्मेलिटी पूछा है, अरे यार इसमें क्या समस्या है, 40 ml A/8 मोलर और इसका इन फैक्टर 6, और किसका दिया अमाउंट, KI का 15 ml 0.2 नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A/8 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू, सॉरी इनटू 40 इक्वल टू 0.2 इंटू 15, यहां से A कितना आएगा, 1/80, तो A आ गया 1/80, यानी A मोलर पता चल गया कितना, लेकिन उसने मोलैरिटी नहीं पूछा, तो इसका एन फैक्टर कितना, 6, तो 6/80 नॉर्मल। देखो आंसर, क्या मैंने गलत कर दिया, क्या 1/10 होगा, ये 1/10 आएगा, तो ये 1/80 किसने बताया, नालायक, खुद ही ने बोला 80, कितना आ रहा, 0.6 नॉर्मल। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7, Na2S2O3 सॉल्यूशन, Na2S2O3 सॉल्यूशन, इसको हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो। ये है 40 ml 0.5 मोलर, इसका रिएक्शन किसके साथ किया, I2 के साथ, ये 25 ml, ये मैंने नहीं लिखवाया क्या, ये Na2S4O6 में जाता है और ये I माइनस में जाता है, तो इसका इन फैक्टर 2, इसका इन फैक्टर 1, पूछा गया है मोलैरिटी, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 0.02 मोल KMnO4 is added, KMnO4 0.02 मोल KMnO4 is added in 500 ml 0.8 molar KI solution in presence of H2SO4। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 का मतलब ये मीडियम को कर रहा है क्या, एसिडिक। दिस इज +7, +7 से किस में जाएगा, ये I-1 किस में जाएगा, I2, दिस इज 0। इफ द एक्सेस KI, ये एक्सेस है यानी बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ये पहला हो गया। दूसरा, KI जो रिमेनिंग अमाउंट है, इफ एक्सेस ऑफ KI एग्जैक्टली रिक्वायर्स VML 0.2 मोलर K2Cr2O7 solution for titration, KI I- से I2 में कन्वर्ट होगा और ये +6 से किस में जाएगा, +3 में, इसका इन फैक्टर 6, इसका इन फैक्टर 1, KI में भी एन फैक्टर 1, दोनों क्या माइनस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का इन फैक्टर सेम। ये है 0.2 इंटू 6 यानी 1.2, तो 1.2 V मिली इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना होगा, इनिशियली कितना लिया था 500 इंटू 0.8 40,
मिली इक्विवेलेंट बताओ, 40 आएगा ना, 40 मिली इक्विवेलेंट लिया था, कितना बच गया, तो कितना रिएक्ट कर गया, 40 माइनस 1.2 वी मिली इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना रहा होगा, 1.2 वी, 400 आएगा, तो नाराज क्यों हो रहे हो, 400, तो 400 माइनस 1.2 वी, अब ये मिली इक्विवेलेंट है, इसको मिली मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका एन फैक्टर कितना 5, तो मिली मोल ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, मिली मोल ऑफ KMnO4 400 माइनस 1.2 वी, इसको किससे डिवाइड करोगे, यानी मोल ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, 400 माइनस 1.2 अपॉन 5000, ये किसके बराबर होगा, 2/100.02 के बराबर होगा ना, तो कितना होगा 400 माइनस 1.2 वी इक्वल टू 100, तो 1.2 वी इक्वल टू 300, तो वी कितना आएगा 300 बाय 1.2 ml, कितना 250 ml। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, लो, वैसे ये चैप्टर आ जाता तुम्हारे नंबर आ जाते, आ जाएंगे तुम्हारे रेडॉक्स वाले सारे सवाल बन जाएंगे, हाँ ये सब नहीं आएगा, अच्छा है ना आ जाए तो, जहां तक मुझे बताया गया है ये नहीं आ रहा, लेकिन आ जाए तो बढ़िया है, वैसे ही होगा, अगर बाकी बैचेस में अभी हुआ होगा तो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, अभी कहां से खत्म हो गया, अब देखो जरा ध्यान से, कितना पढ़ लिया था अपन ने, बता दिया था सीक्वेंशियल, लिखो जरा नोट, अब वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसके क्वेश्चन ऑलरेडी तुम कर चुके हो इस रेस में, एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन I2 प्लस Na2S2O3, जो इस रेस में तुमने सवाल कर लिए हैं ऑलरेडी, वो वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ I2, एस्टिमेशन ऑफ I2, दो मेथड होते हैं, एक आयोडीमीट्री होता है, एक आयोडोमीट्री होता है, इसमें जेई एडवांस में जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है वो आयोडोमीट्री है, आयोडोमीट्री ये होता है डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ I2, और ये है इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ I2। इसमें I2 का रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं और I माइनस में कन्वर्ट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कन्वर्ट हो, तो यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ I2 बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट
बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस। यह है आयोडीमीट्री, डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ I2। यानी I2 का रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट I2 को I माइनस में कन्वर्ट करता है, तो I2 का एन फैक्टर यहां कितना रहेगा? 0 से -1 2। सेकेंड है आयोडोमीट्री। अरे यार एसी चलवाओ ना यार, पता नहीं क्या चलवा रहे हो। देखो सेकंड आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में क्या होता है, ध्यान से समझना। ये 2 स्टेप रिएक्शंस होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। अरे ये 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में I माइनस, अब ये I माइनस की जगह KI भी लिखा हो सकता है, NaI भी लिखा हो सकता है। मैंने क्या बोला, हमेशा सॉल्ट लेते हैं। KI K प्लस रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं, क्या है I माइनस। ये I माइनस जो है ये एक्सेस में लेते हैं, यानी ये आयोडोमेट्री जो है एकदम फिक्स्ड प्रोसेस है। तो जैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसा ही लिखना है। I माइनस एक्सेस में रहता है, इसका रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं। एक बार जे एडवांस ने उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को O3 लिया, एक बार उन्होंने ब्लीच सॉल्यूशन लिया, एक बार उन्होंने KiO3 लिया, और एक बार उन्होंने Cu+2 लिया। यानी 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एक बार O3 लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 साल सवाल। एक बार CaOCl2 ब्लीच सॉल्यूशन, एक बार KiO3, एक बार Cu+2। 4 अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले चुके हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस I माइनस, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। एसिडिक मीडियम के लिए जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें एसिटिक एसिड मिलाते हैं, एसिटिक एसिड, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। यानी ये जो आयोडोमेट्री होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है, तो एसिडिक मीडियम को एसिडिक करने के लिए एसिटिक एसिड लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता है। फिर स्टेप 2, ये जो I2 है इसका एस्टिमेशन हाइपो सॉल्यूशन के साथ करते हैं। ये होता है हाइपो सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट होता है NaI प्लस Na2S4O6 में। दिस इज प्लस 2.5 -1 प्लस 2 0। यहां इसका एन फैक्टर 2, यहां इसका एन फैक्टर 1। क्वेश्चन में देखो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गया, बाद में लिख लेना, समझ लो पहले ये सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गया। तो क्वेश्चन में इसका अमाउंट देंगे तुम्हें, इसकी हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते हैं, उसका अमाउंट कितना। अब जब सीक्वेंशियल जाना है तो किसके थ्रू जाना है, तो I2 का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में क्या होना चाहिए, सेम, तब तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर। लेकिन अगर अलग अलग रहे तो मोल्स। सिर्फ एक केस है जहां अलग अलग रहेंगे, वो है KiO3 वाला। बाकी इन तीनों केसेस में इनके इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर यह है केस ऑफ
सीक्वेंशियल रिएक्शन, केस ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन है ये। इक्विवेलेंट ऑफ I2 या इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। ये कब वैलिड है? वैलिड only if n factor of I2 in both the reactions is identical। अगर आइडेंटिकल है तब तो ठीक है, अदरवाइज चेंज इट इन नंबर ऑफ मोल्स। उसको किस में चेंज करना है? नंबर ऑफ मोल्स में। क्या गया? क्वेश्चन लिखो जरा। वन लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। O3 का दिया है, O3 कन्वर्ट हो रहा है, O3 is converted in O2 plus O minus 2 at 1 atm 273 Kelvin was allowed to react with an excess of acidified solution of Ki. The I2 liberated required 40 ml m/10 sodium thiosulfate solution for titration. What is the percentage of O3 in mixture? मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ O3 कितना है? आंसर नहीं पता इसका। देखो, वॉल्यूम दिया तुम्हें 1 लीटर, टेम्परेचर दिया तुम्हें 273 केल्विन, प्रेशर दिया 1 atm। तो मोल्स निकाल सकते हो टोटल, PV अपॉन RT 1 1 0.0821 273 यानी 1/22.4 मोल होंगे। किसके? ऑक्सीजन और ओजोन दोनों मिलाकर के। अगर ओजोन के A मोल मान लिए तो ऑक्सीजन के कितने हो गए?
1/22.4 माइनस ए मोल। ओजोन जो है उसके कितने मोल मान लिए, ए मोल, और टोटल मोल्स हमें पता है 1/22.4 मोल है। टोटल मोल्स हैं 1/22.4। O3 के हमने ए मोल मान लिए, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। 1 liter of a mixture of O2 and O3 at 1 atm 273 Kelvin was allowed to react with an excess of acidified solution of Ki। यानी O3 का ही रिएक्शन दिया है। O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 प्लस O-2। इसका मतलब क्या हुआ, O2 का रिएक्शन नहीं होगा, अदरवाइज O3 O2 में क्यों कन्वर्ट होता, अगर O2 रिएक्ट कर रहा होता तो O3 और O2 में कौन रिएक्ट करेगा, O3 ओनली। O3 रिएक्ट्स विद Ki सॉल्यूशन। यानी ये वाला क्वेश्चन O3 वाला, ये जेई एडवांस का पहला जो पूछा था। तो क्या होगा, स्टेप 1, O3 किससे रिएक्ट करेगा, Ki, ये एक्सेस में है, ये I-1, I पर -1 ये एक्सेस में है, ये O3 कन्वर्ट होगा O2 प्लस O-2, और ये I2 0, तो इसका इनफैक्टर 2। स्टेप 2, O3 का है ए मोल, उसके बाद I2 लिबरेटेड, ये I2 जो लिबरेट हुआ इसका रिएक्शन किससे है, सोडियम थायोसल्फेट से, NaI प्लस Na2S4O6, ये है प्लस का 2.5, प्लस का 2.5, ये है माइनस का 1, ये है प्लस का 2, ये है 0, इसका इनफैक्टर 2, इसका इनफैक्टर 1, ये कितना दिया 40 ml 1/10 मोलर, m/10 का मतलब। अब देखो क्या ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, सीक्वेंशियल है किसकी वजह से, I2। अब I2 का इनफैक्टर देखो, दोनों रिएक्शन में सेम। O3 का इनफैक्टर बताओ, O3 का इनफैक्टर 2 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 का चेंज नहीं हो रहा, केवल 1 का ही चेंज हो रहा है, ये क्लियर है। अगर वो O3 O-2 लिखता सिर्फ, तब हम 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये सारा ऑक्सीजन किस में गया, O-2 में। लेकिन अगर उसने O3 गिव्स O2 प्लस O-2 लिखा, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन में से 2 का चेंज नहीं हुआ, केवल किसका चेंज हुआ, 1 का ही चेंज हुआ। तो यहां किससे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो जेई एडवांस का सवाल, जेई एडवांस हमेशा वही सवाल पूछता है जिसमें स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। तो एन फैक्टर में यहां गलती हो सकती है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, सब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, लेकिन यहां 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका इनफैक्टर भी 2। अब ये जो कॉमन स्पीशीज है इसका इनफैक्टर सेम, तो दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल, तो इक्विवेलेंट ऑफ O3 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, मोल इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, इंटू एन फैक्टर, तो ए कितना हो जाएगा 2 मिलीमोल। देखो या ए हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल। तो जेई एडवांस का पहला सवाल आया O3 के साथ, दूसरा सवाल आया KiO3 के साथ। क्या, हाँ इतना ही होगा यार, लो मॉड्यूल दो तो, इसमें तो नहीं है।
बातें मत करो। अरे बातें नहीं करनी है भाई। क्या हो गया? ये कौन चेंज कर रहा है बिना मतलब? एसी को गड़बड़ करते रहते हैं। कहाँ उड़ा दिया सवाल? इधर डाल दिया ये S2 में। लिखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल। an aqueous solution an aqueous solution containing 0.1 ग्राम KiO3, इसका मोलर मास है 214, was treated with an excess of Ki solution. The solution was acidified with HCl. यहाँ एसिडिक मीडियम HCl से हो रहा है। The liberated I2 consumed 45 ml of thiosulfate solution to decolorize the blue starch iodine complex. Calculate molarity of sodium thiosulfate solution. Molarity of sodium thiosulfate solution. अब देखो जरा सबसे पहली लाइन, तुम्हारे पास KiO3 है, ये +5, 0.1/214 मोल, ये पहला स्टेप। इसका रिएक्शन किससे किया? Ki एक्सेस से। मीडियम एसिडिक के लिए HCl डाला, ये I2 में कन्वर्ट होगा। स्टेप 2, ये I2 किससे रिएक्ट हुआ? Na2S2O3 से। NaI प्लस Na2S4O6, इसका इन फैक्टर तो 2 आ गया, इसका इन फैक्टर 1, इसका मोलैरिटी पूछा है और इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ सोडियम थायोसल्फेट का? 45 ml। देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन है या नहीं है?
किसकी वजह से? अब I2 का एन फैक्टर यहाँ 2, यहाँ निकालो। I2 से I माइनस I2 से I प्लस 5, I2 का डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं? तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा? N1 इक्वल टू 2, N2 इक्वल टू 10, तो एन फैक्टर N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 कितना आएगा बताओ? 5/3, एन फैक्टर 5/3 आएगा। इसका एन फैक्टर कितना आएगा KiO3 का? इधर फिर से लिख देता हूं मैं। स्टेप 1 KiO3 ये +5 है, प्लस Ki -1 है, ये एक्सेस है, ये 0.1/214 मोल है, इसका एन फैक्टर 5 है। एसिडिक मीडियम के लिए HCl है। I2 0 से -1, 0 से +5, इसका एन फैक्टर N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, तो 5/3 आएगा। सेकेंड स्टेप, ये I2 जो है Na2H2O3 से रिएक्ट करेगा, NaI प्लस Na2H4O6, इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2। अब बताओ इसके कितने इक्विवेलेंट? 0.5/214 इक्विवेलेंट क्या? KiO3 के इक्विवेलेंट कितने? इन दोनों मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही इक्विवेलेंट ये भी होना चाहिए। लेकिन क्या यही इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए? क्या करें? तो इससे 5/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.3/214 मोल। 5/3 से डिवाइड करना है इसको 5/3 से, तो ये 0.3/214 मोल हो जाएगा। इसका मोलैरिटी निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 45 ml। इसका इक्विवेलेंट कितना? 0.3/214 इंटू 2, और इधर कितना? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू 45, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स। देखो तो एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया KiO3, एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया O3, नोट करके लिखना, रिएक्शंस ऑफ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे पहला, अगर CaOCl2 ब्लीच सॉल्यूशन दे रखा होगा तो Ki एक्सेस के साथ एसिडिक मीडियम में CaCl2 प्लस H2O, और ये I2, और फिर ये I2 का रिएक्शन हाइपो से होगा। दूसरा, अगर Cu+2 दिया होता, Ki एक्सेस में दिया होता एसिडिक मीडियम में Cu2I2 प्लस I2, यानी Cu+2 Cu+ में कन्वर्ट होता। जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 4 आयोडोमेट्री पर ही है। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें डबल टाइट्रेशन एक बाकी है, ठीक है, और एक हार्डनेस ऑफ वाटर कराएंगे, सबसे लास्ट में कराएंगे।